नमस्कार मित्रों, निशांस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आज हिंदी अनिवार्य के 12वीं कक्षा के पेपर के साथ हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आइए आज के इस प्रश्न पत्र में हम देखते हैं कि किस तरह से निशान ने क्या क्या अचीव किया और किस तरह का पेपर आया। आशा है पेपर आप सबका बहुत अच्छा रहा होगा और आशा करते हैं कि आगामी पेपर भी आपके बहुत अच्छे रहे। आज के पेपर की अगर हम ढंग से बात करें, वैसे आप सब अंदर ही अंदर उछल रहे होंगे जब पेपर आपने पढ़ा होगा। बहुत सारी बातें कुछ बिलो एवरेज थी। पेपर मैक्सिमम मॉडरेट स्टाइल का था या एवरेज स्टाइल का था, पर इसमें भी कुछ बातें जिन बच्चों ने भीतर से नहीं पढ़ी, जो बच्चे केवल संक्षिप्त में चीजों को पढ़ने के आदी हैं, उनके लिए ये सरल सा पेपर भी कठिन हो सकता है। हमने आज हमारे 2 माइनर और 1 मेजर पेपर के आधार पर जब इस पेपर का विश्लेषण किया तो हमारी हिंदी की टीम ने ये निष्कर्ष निकाला कि जो बिलो एवरेज थे, अगर वो एज इट इज नहीं भी आए तो जो एवरेज और उससे ऊपर वाले क्वेश्चन थे वो एज इट इज उन्हीं में से आ गए। और अगर बुकलेट को देखें, ये बुकलेट है मित्रों, ये बुकलेट हिंदी प्लस इंग्लिश की है, जिसमें हिंदी का मटेरियल नहीं के बराबर है, बहुत कम मटेरियल है और इससे बाहर प्रश्न नहीं है। ये इतना सा भाग हिंदी का है, ये बाकी इंग्लिश का है, ये भाग हिंदी का है। टोटल अगर पेजों की संख्या देखते हैं तो 75 पेजेज में से ये पेपर यदि मिलता है तो ये कम बात नहीं है, पिछले अनुभवों का प्रतिफल है। हम बार बार कहते हैं, दावा भले ही नहीं करें पर वादा करते हैं आपकी सफलता का। कुछ भी नहीं मिलता तब भी आपके पढ़े हुए में से ही होता। हम लगातार जो ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेज से जो चीजें देते हैं, सब कुछ उसमें बहुत आसान तरीके से है और काफी छोटी छोटी बातें। अभी मैं आपको पेपर का प्रूफ सहित बताऊंगा कहाँ से क्या आया। छोटी छोटी बातें कुछ ऐसी है जिनको हम एक्शन करते हुए बताते हैं। वह चीजें जब एजीटी छपती है तो बच्चे की स्थायी मेमोरी में से वो चीजें कभी गायब ही नहीं होती, आराम से पता होता है। आइए शुरू करते हैं प्रश्न पत्र को। कुछ बच्चे अपने यहाँ से ऐसे भी हैं कि कहीं ना कहीं से कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के नंबर काट लिए जाए तो ठीक, वरना कंप्लीटली पेपर बता रहे हैं, कोई गलती नहीं हुई है। कुछ चीजें बच्चा अपने हिसाब से करता है, लिखने का स्टाइल आपका होगा, लैंग्वेज में कोई भी रटा हुआ जो है वो सक्सेस होता भी नहीं। आपका लिखने का तरीका, आपकी शैली आपकी खुद की है। बाकी कहां कहां से क्या क्या आया, इन बातों को समझते हैं। मैंने पेपर में कुछ टिक्स कर रखे हैं। आप क्वेश्चन पेपर अगर आपके पास हो, फर्स्ट सेकंड टेस्ट और मेजर टेस्ट तीनों के, तो प्रूफ भी आपको मिलेगा। पहला क्वेश्चन है इसका। इसके पहले क्वेश्चन में बताया गया कि चूरण वाले भगत जी चूरण बेचकर एक दिन में अधिकतम कितने पैसे कमाते थे। ये वाला प्रश्न हमारे माइनर फर्स्ट के पहले का 10वां है। चेक कर लेना, मैं इसमें अगर आपको बताऊंगा भी सही, पेपर मेरे पास है। अगर मैं इन पेपर्स में आपको बताऊंगा तो काफी छोटे या नहीं के बराबर दिखेंगे, पर ये प्रूफ है। अगर आपके पास पेपर है तो ये माइनर पेपर फर्स्ट के पहले का 10वां है। चूरण वाले भगत जी चूरण बेचकर कितने पैसे कमाते थे, 6 आने पैसे कमाते थे। जो बच्चे ऑफलाइन वाले देख रहे हो, जिन बच्चों को हमने पढ़ाया हो, उन बच्चों को पता होगा कि हमने बताया था, इसमें दिया था कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी नहीं दे सकता। तो उस समय बात हुई थी कि हो सकता है उस जमाने में 4 पैसे बराबर 1 आना होता हो, इसलिए, वरना अभी तो 6.25 पैसे का 1 आना होता है। और अगर 6.25 पैसे का 1 आना होता है तो 6 आने का मतलब तो 37.5 पैसे हुए। लेकिन लेखक ने 25वां पैसा क्यों लिखा, ये बात तक हुई है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा 6 आने। 6 आने पैसे भगत जी कमाते थे, बाकी का चूरण बच्चों को मुफ्त में बांट करके चले जाते थे। तो ये तो था पहला प्रश्न। देखते हैं, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, पहलवान की ढोलक
पहलवान की ढोलक पाठ में उठा पटक दे के अर्थ को प्रकट करने वाली ढोल की ध्वनि इनमें से कौन सी थी। अब यहाँ पर ढोल की ध्वनि की चर्चा है। मैं सारी ध्वनियों की अगर बात करूं, पूरा एक्शन के साथ बताया गया था पाठ को पढ़ाते वक्त भी। ये डाक डीना वाह पट्ठे, इसका मतलब तो था वाह पट्ठे, यही था। और चटगिरदा चटगिरदा चटगिरदा, मत डरना मत डरना मत डरना, इसका मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है ना। और दागिड़गिड़ ये भी इसमें आया, है ना। और अंत में था चटाक चटदा, उठा पटक दे, इस तरह से बताया गया। तो उठा पटक दे का मतलब है चटाक चटदा, इसमें द उत्तर होगा, चौथा ऑप्शन होगा। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अंबेडकर के विख्यात भाषण। थोड़ा सा इसको और ज्यादा हम जूम करके देखते हैं और क्लियर दिखेगा। अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किस शीर्षक से किया गया। अब देखो इसका भी नहीं, इसके बाद वाला है अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण ललई सिंह यादव ने जाति भेद का उच्छेद। ये प्रश्न जिस बच्चे ने ढंग से नहीं पढ़ा है वो इसका उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि जाति भेद का परिच्छेद नहीं है, विच्छेद नहीं है, परिशिष्ट नहीं है, जाति भेद का उच्छेद नाम से। ये आपको पता है अंबेडकर जी ने लाहौर के जाति पाति तोड़क मंडल के वार्षिक अधिवेशन के लिए भाषण लिखा था, लेकिन इसकी क्रांतिकारिता के कारण उस सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया था, इसलिए ये भाषण पढ़ा नहीं जा सका। इन्होंने एक स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में इसे छपवाया और जिसको एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को जाति भेद का उच्छेद नाम से दिया। और आपकी किताब में आ रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज दो टुकड़ों में। यही था मित्रों। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हरिवंश राय बच्चन का काव्य दर्शन है। इतना आसान प्रश्न, अब उसमें भी यदि हम बहुत सोचें, हरिवंश राय बच्चन का जो काव्य दर्शन है, अब छायावाद नहीं है। छायावाद 1918 से 1936-38 लगभग मान सकते हैं तब का एक काव्य, लेकिन उसी छायावाद के पैरेलल एक वाद चला जिसका नाम था हालावाद। हालावादी कवियों में हरिवंश राय बच्चन को सबसे ऊपर स्थान दिया जाता है। उमर खयाम जी की रुबाइयों के प्रभाव के कारण हालावादी दर्शन के प्रणेता बने और हालावाद प्रगतिवाद प्रयोगवाद। वैसे प्रगतिवाद 43 से 53 तक था, प्रयोगवाद 53 से 60 तक था, यही था क्या। अब जब हम नहीं, इसमें जो है अगर प्रगतिवाद, छायावाद के बाद प्रगतिवाद आया था 1936 से लगाकर 43 तक, और यहाँ पर 1943 से लगाकर लगभग 53 तक प्रयोगवाद था। ये 18 से 36 तक था। हाला मतलब होती है शराब, और इन्होंने इसीलिए हालावादी इसलिए माना जाता है, मधुशाला लिखा, और मधुशाला यहाँ पर शराब जहां पर पी जाती है, पिलाई जाती है, भले उसको कहते हैं, पर यहाँ पर इनका हालावादी दर्शन ये कहता है कि ये संसार एक मधुशाला है और उसमें बैठा हुआ हर व्यक्ति एक शराबी है जो कभी सुख तो कभी दुख रूपी जाम हमेशा पीता रहता है ना। यही जीवन है, यही जीवन का सार है। हालावादी दर्शन के प्रणेता थे हरिवंश राय बच्चन। तो हरिवंश राय बच्चन का जो दर्शन है वो हालावाद है। नेक्स्ट बात करें, निराला की बादल राग कविता किस काव्य खंड से में प्रकाशित है। तो निराला की बादल राग कविता 6 खंडों में बटी हुई है। यहाँ पर इसका एक भाग लिया गया है और ये निराला की बादल राग कविता अनामिका में 6 खंडों में प्रकाशित है। क्लियर लाइन लिखी हुई है और ये आपके मेजर पेपर के 5वें का छठा प्रश्न है।
मेजर पेपर के 5वें का छठा प्रश्न, जो माइनर क्वेश्चंस दे रखे हैं छोटे वाले, वेरी शॉर्ट आंसर वाले, एज इट इज उठ करके आया है, ये अनामिका से ली गई है बादल राग कविता। इसके बाद है अर्ध रात गई कपि नहीं आयो, राम उठाए अनुज उर लायो। तुलसीदास ने इस पंक्ति में कपि कहकर किसे संबोधित किया? कपि कह करके किसे संबोधित किया? कपि का मतलब तो बंदर होता है, इसमें अगर बंदर होता तो हो सकता है बच्चों में कंफ्यूजन बढ़ता, हालांकि बंदर उसका आंसर नहीं होता। ये कपि कहकर उन्होंने बाली को नहीं किया, सुग्रीव को नहीं किया, अंगद को संबोधित नहीं किया, उन्होंने संबोधित किया है हनुमान जी को। क्योंकि जब हनुमान जी संजीवनी लेने गए तो राम प्रलाप करते हुए कहते हैं कि अर्ध रात गई कपि नहीं आयो, राम उठाए अनुज उर लायो। कपि का मतलब बंदर होता है, पर यहाँ चूंकि 16-16 मात्राएं चौपाई में मिलाने के लिए तुलसीदास जी ने कपि शब्द का प्रयोग किया ताकि मात्राओं की त्रुटि भी न हो। तो यहाँ पर उत्तर होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, एज इट इज आंसर है, किसी से पूछने की, कहीं पे ढूंढने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा अर्थ दिया हुआ है। फिर देखते हैं सिल्वर वेडिंग कहानी में बाल जति किसे कहा गया है? बाल ब्रह्मचारी, बाल तपस्वी किसे कहा गया? यशोधर पंत नहीं, यशोधर पंत गृहस्थ थे। भूषण उनके बेटे का नाम है, किसका? यशोधर पंत के बेटे का। गिरीश, यहाँ पर अगर किसी ने ध्यान दिया हो तो ये गिरीश शब्द से उसको नाम याद आ जाएगा, यशोधर बाबू का साला है, पत्नी का चचेरा भाई गिरीश। तो बाल जति कौन थे? ये वाला भी गलत है, इसको कोष्टक में देख के मत समझ लेना। यहाँ पर गिरीश को भी नहीं कहा गया, किसनदा जो थे वह यशोधर बाबू के गुरु माने जाते हैं, तो किसनदा बाल जति कहलाए कहानी में। इसके बाद बात करते हैं जूझ कहानी। जूझ कहानी के नायक पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा? अब देखो यहाँ एक बात निकल करके आती है कि रणनवरे अध्यापक जी से लेखक का कोई ज्यादा मतलब नहीं था। मंत्री मास्टर गणित पढ़ाते थे, इनका प्रभाव भी अधिक नहीं था। वसंत पाटिल इनका बहुत अच्छा मित्र था, उसकी वजह से इनके जीवन को दिशा भले ही मिली हो, लेकिन मराठी के प्रख्यात लेखक बनने के पीछे सौंदलगेकर गुरुजी का हाथ है, जो कि मराठी पढ़ाते थे। उनका पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा था कि उसको पढ़ करके लेखक भी मराठी कविताओं में रुचि लेने लगा। समझ में आराम से आ रहा होगा। बहुत ऐसी बातें हैं जो हमने इनमें से पढ़ी है, बुकलेट में तो सब कुछ ही, उसमें सोचने की जरूरत नहीं है आपको। फिर जन संचार के किस माध्यम में सर्वाधिक ज्ञानेंद्रियां सक्रिय रहती है? अब आप एक बात बताओ, जन संचार के जो माध्यम है वह चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या न्यू मीडिया हो, पर इनमें 3 प्रकार के दृश्य माध्यम, श्रव्य माध्यम, है ना, दृश्य श्रव्य, और एक होता है दृश्य श्रव्य, है ना। अब इन दृश्य श्रव्य को यदि देखें, दृश्य श्रव्य, तो समाचार पत्र में केवल उसको हम देख सकते हैं, रेडियो को हम केवल सुन सकते हैं, पत्रिकाएं भी देखने के काम आती है, लेकिन इंटरनेट देखने, सुनने और पढ़ने, मतलब सब कुछ काम इसी में होता है। इसलिए इंटरनेट जो है, इसमें सभी ज्ञानेंद्रियां सक्रिय रहती है। किसी भी प्रश्न को आपको पलट कर देखने की आवश्यकता यदि होती तो हम भी कह देते, कोई गलत बात नहीं अपनी कमियों को छुपाने में, बताने में, लेकिन यहाँ पर एकदम क्लियर कट है, जो भी उत्तर है उसको 99.9% नहीं, 100% मानना है। आप खुद भी पढ़े हुए हो। अब इसमें से प्रश्न आता है कि भारत में वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? अब rediff.com की बात करें, वेब दुनिया की बात करें, तो फिर कंफ्यूजन बढ़ेगा, लेकिन जहां पर
विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय वाली बात है। ये आंसर ये भी पेपर में था। ये मेजर पेपर के पहले क्वेश्चन का दूसरा था, जिसमें तहलका.com। अब वैसे देखा जाए तो इनमें ये वाले तो वैसे भी नहीं बनते, है ना। Rediff.com पे थोड़ा ध्यान जा सकता था, लेकिन विशुद्ध रूप से पत्रकारिता करने वाली साइट इंटरनेट पर तहलका.com है, इसलिए ये भी 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट बात करें, इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली है। बच्चों, पढ़ाते हुए भी आपको ये बताया गया था कि आप केवल पूर्वी की याद कर लो। नहीं पढ़ना चाहते ज्यादा, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायो पढ़ना चाहते हो, हिंदी मत पढ़ो ज्यादा, पर थोड़ा सा तो पढ़ना है। और थोड़ा सा पढ़ने के लिए अगर पूर्वी हिंदी की बात करें तो पूर्वी में अवधी थी, बघेली थी और एक थी छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, 3 थी। अब इनमें से बघेली जो है किसकी आ गई? पूर्वी हिंदी की आ गई। मेवात राजस्थान में है, मेवाती उसकी आ गई। मगही, मैथिली, भोजपुरी, एक मैं बिहारी की बात करता हूं, बिहारी की और पूर्वी हिंदी की पढ़ लो, बाकी तो रिजेक्ट मेथड से ही पता चल लग जाएगा। और राजस्थान के विद्यार्थियों को राजस्थानी की बोलियों का पता होगा, तो ये बुंदेली जो है ये पश्चिमी हिंदी की बोली है ना। कोरवी, हरियाणवी, बुंदेली ये पश्चिमी हिंदी की है। मेवाती राजस्थानी की है, बघेली पूर्वी हिंदी की और मगही बिहारी की है, इसलिए सही उत्तर है बुंदेली। बढ़ते हैं आगे। इनमें से किस भाषा की लिपि देवनागरी है? अब देवनागरी लिपि अगर हम बात करें पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, हिंदी, मराठी और नेपाली, इतनी सारी भाषाओं की लिपि देवनागरी है। पर बच्चे को केवल इतना पता हो कि देवनागरी हिंदी की लिपि है, नहीं, मराठी की भी है और भी भाषाओं की है, पर यहाँ पर वैसे ही पता लग रहा है क्योंकि पंजाबी की लिपि तो गुरुमुखी लिपि है, उर्दू की फारसी लिपि है, और अंग्रेजी की कौन सी है? अंग्रेजी की रोमन लिपि है। तो नेपाली की लिपि होगी देवनागरी, क्योंकि नेपाली में भी हिंदी का ही प्रयोग होता है। ये आपके 12 प्रश्न एक भी इस तरह का नहीं था जिसमें कोई बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो। आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति। इसमें पहला है शब्द शक्तियां प्रकार की होती है। अब क्या पढ़ोगे इससे सरल? शब्द शक्तियां 3 प्रकार की होती है। अब यदि हम कहें कि ये हमने लिखवाया था, सभी लोगों ने पढ़ा होगा। शब्द शक्तियां 3 प्रकार की, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अगर वह लक्षणा और व्यंजना के भेदों को पूछे तो ये अलग बात है, पर यहाँ पर केवल शब्द शक्ति कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। दूसरा, रजनीगंधा खिल गई, वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? जिन काव्य पंक्तियों में मुख्यार्थ के साथ साथ अन्य अर्थों का बोध होता है वो व्यंजना है, और जहां मुख्यार्थ में बाधा पड़ने पर अन्य अर्थ निकले वो लक्षणा है। वरना लक्षणा और व्यंजना में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। कुमार ने कहा बेटी बादल हो रहे हैं, मतलब बादल तो हो ही रहे, मुख्यार्थ तो है, पर बर्तन समेटने का टाइम हो गया, दुकान बंद करने का टाइम हो गया, बारिश आने वाली है, ये हो गया, अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। रजनीगंधा खिल गई, रजनीगंधा रात को खिलने वाली बेल है ना, और रजनीगंधा खिल गई इसका मतलब है देर रात्रि हो गई। चोर समझेंगे चोरी करने जाने का टाइम हो गया, कोई सोचेगा अब तो सो जाए, पढ़ने वाला सोचेगा अब तो सो जाते हैं, बहुत टाइम हो गया। तो रजनीगंधा खिल गई के भिन्न भिन्न अर्थ होने के कारण यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति है। अरे मित्रों, आपसे आर्थी व्यंजना और शाब्दी व्यंजना नहीं पूछी, केवल व्यंजना पूछी है। और नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से। नाक का मोती अधर की क्रांति से, होठों की जो चमक है
वो नाक के मोती पर आ जाती है नायिका के, और वहां पर आने से तोता क्या है, दाड़िम का मतलब अनार, तोता क्या है, उसको अनार का बीज समझ करके उसको खाने लग जाता है। लेकिन एक बात और है, यहाँ पर भ्रांति शब्द ऑलरेडी आ गया। संदेह और भ्रांति मान कंफ्यूज करते हैं ना, जब भ्रांति शब्द आ गया यहाँ वो भ्रमित हो गया, तो भ्रांतिमान अलंकार है, यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। इसके बाद जब काव्य में प्रयुक्त एक ही शब्द के भिन्न भिन्न संदर्भों में, एक ही शब्द के अलग अलग संदर्भों में भिन्न भिन्न अर्थ निकले, वहां अलंकार होता है। यहाँ पर बच्चे एक गलती कर सकते हैं, यमक और श्लेष में से क्या लगाएं, तो बहुत आसान है। यमक में तो शब्द ही दो बार आते हैं एक जैसे, लेकिन श्लेष में एक ही शब्द के दो अर्थ निकलते हैं, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा श्लेष अलंकार। और पेपर में, पेपर की बात करूं, मैं पेपर का बता रहा हूं कि जब काव्य में प्रयुक्त एक ही शब्द के भिन्न भिन्न संदर्भों में भिन्न भिन्न अर्थ निकाले जाए, सेम आ रहा है, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। देख लेना, मेजर माइनर टू का तीसरा, माइनर टू का नहीं, मेजर के दूसरे का तीसरा है ना, एज इट इज मिलेगा। ये पारिभाषिक शब्दावली थोड़ी सी बच्चों के लिए विशेष हो जाती है, ये बड़ों के लिए भी हो जाती है, क्योंकि शब्दकोश अपार है और कुछ शब्द बहुत अच्छे देते हैं, जैसे अनुज्ञेय शब्द है ना। अब ये है अनुज्ञेय, परमिसिबल, परमिसिबल, जिसकी परमिशन मिल जाती है उसको अनुज्ञेय कहते हैं। और ट्रस्ट का मतलब भरोसा, विश्वास। ट्रस्ट का सही पारिभाषिक अर्थ है क्या, विश्वास। ये सामान्य था, ये परमिसिबल में कुछ हल्की सी गड़बड़ बच्चे कर सकते हैं जिनको पता नहीं हो, कहीं कोई छोटी मोटी ग्रामर की गलती हो, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो, तो वो अलग बात है, वरना लिखा जा सकता है। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी पुस्तिका में लिखिए। अब ये अनसीन है, यहाँ पर आप 1000 पढ़ लो, 1000 के बाद वाला आ जाएगा। और वैसे भी कितनी सी लाइनें दी है, 12th क्लास के लेवल के हिसाब से बिलो एवरेज है। तो देखो, हे मातृभूमि हमको वर दो, पढ़ लिख कर हम गुनना सीखे, बोले न बुरा देखे न बुरा, कुछ भी बुरा न सुनना सीखे, हम खेल खेल में पढ़ते जाएं, पढ़ लिख कर नित बढ़ते जाएं, हम रुके नहीं हम झुके नहीं, गिरी शिखरों पर चढ़ते जाएं, विघ्नों से कभी न घबराए, सत पंथ को कभी न छोड़े हम, बाधाओं पर बाधा आए, बाधाओं का रुख मोड़े हम, क्यों बने फकीर लकीरों के, नित नए सपने बुनना सीखे, हे मातृभूमि हमको वर दे, पढ़ लिख कर हम गुनना सीखे। अब यहाँ पूछा कि ये थोड़ी सी दिक्कत है, इसको देखना, जब किसका आता है तो उनको वापस पैराग्राफ नहीं आएगा, मैं पैराग्राफ इसमें से लेकर के और आपको बता देता हूं। कहां पे पद्यांश में किससे नहीं घबराने की बात की जा रही है, तो क्लियर लाइन आई है कि विघ्नों से कभी न घबराएं। वैसे तो आंधी वगैरह सब आपके दिमाग में आ सकते हैं, प्रशंसा से तो कोई वैसे भी नहीं घबराता, निंदा से भी घबराता है, आंधी से भी घबरा सकता है, पर एज इट इज लाइन आ गई कि विघ्नों से मतलब बाधाओं से कभी न घबराए, ये बात इसमें दी गई है। दूसरा है, पद्यांश में प्रयुक्त गुणना शब्द का क्या अर्थ है, गिनना नहीं होता, सफल होना नहीं होता, व्यवसाय करना नहीं होता, मनन चिंतन करना, मनन करना सीखें। फिर है, इनमें से गिरी शब्द का पर्यायवाची, निर्झर का मतलब तो झरना होता है, सरिता का मतलब नदी होता है ना, और हिमानी नहीं है। अचल का मतलब पर्वत या पहाड़, क्योंकि अचला पृथ्वी को कहते हैं और अचल कहते हैं पर्वत को, तो ये भी आसान ही था, ये अनसीन में से भी कोई विशेष प्रश्न नहीं आए।
पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो आप चाहो तो लिख सकते हो, हे मातृभूमि हमको वर दे। ये भी हो सकता है, मातृभूमि भी हो सकता है ना, और कर्मशीलता और मातृभूमि भी हो सकता है। क्यों बने फकीर लकीरों के पंक्ति में, कवि क्या कहना चाहता है? लकीर का फकीर होना मुहावरा है, ट्रेडिशन को फॉलो करना, परंपरावादी होना, है ना। लकीर का फकीर होने का मतलब है परंपरावादी होना, यानी भेड़ चाल चलने वाला। जो व्यक्ति भेड़ चाल चलता है उसको कहते हैं लकीर का फकीर होना। जो ट्रेडिशन को फॉलो करता हुआ जाए, अंधा अनुकरण करता हुआ जाए। पद्यांश में कवि क्या क्या नहीं करने की सीख दे रहा है। चलो एक बार बोर्ड पे आपको बता दूं क्या क्या नहीं करने की बात उसने कही है। उसने जो नहीं करने की है वही लिखनी है, करने की नहीं लिखनी। बुरा नहीं बोले, बुरा नहीं देखे और कुछ भी बुरा नहीं सुने। और भी दे रखा है यहाँ पर, हम रुके नहीं, झुके नहीं, फिर विघ्नों से कभी नहीं घबराए, और बाधाओं का रुख मोड़े, ये सकारात्मक है। और हम लकीर के फकीर न बने, ये इतने सारी बातें नहीं करने की सीख इस पद्यांश में दी गई है। बढ़ते हैं आगे। आगे जो गद्यांश दिया गया, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब ये इतना सा दिया इसने, 5 लाइन का पैराग्राफ, इसमें से उत्तर निकालना एक 12वीं के बच्चे को। जीवित रहना स्वयं एक कर्म है। जो जीवित है वह कर्म करेगा ही। कर्म रहित स्थिति मृत्यु है। जब, और कहते हैं कि जिंदा वही है जिसमें जुनून है, वरना तो जिंदा लाश है। कर्म विहीन व्यक्ति मृत्यु तुल्य मृतक तुल्य माना जाता है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हर मनुष्य को अपने स्वभाव और योग्यता के अनुसार, अथवा यूं कहो कि स्वधर्मानुसार कर्म का चयन करने में स्वतंत्रता होनी चाहिए। जो कर्म मनुष्य की योग्यता और स्वभाव के अनुकूल होगा वही उसके लिए शुभ भी होगा। उसी कर्म को पवित्र निस्वार्थ भाव से करना, अपने साथ मित्रता निभाना है। अगर आप दिए हुए कर्म को ढंग से करते हो तो आप खुद के साथ मित्रता निभा रहे हो, और जो अपने से मित्रता करता है वह दूसरों को भी प्रिय हो जाता है। इसलिए स्वयं से मित्रता करना भी सीखो। कई बार आप लोगों को महसूस होता होगा कि यार हम कई फोकट की बातों के लिए तो जिंदा नहीं है, हमें अपने बारे में सोचने का समय नहीं मिलता। शायद एक बार विचार करके देखना, पता लग जाएगा। इसमें दिया हुआ है कि कर्म रहित स्थिति क्या है? जीवन की, कर्मनिष्ठा की नहीं, मृत्यु की। अगर कर्म रहित स्थिति अपनी हो जाए, कर्म करना भूल जाए, तो इसका मतलब हम मर चुके हैं, ऐसी स्थिति आ जाती है। देखो इसने एक संधि का प्रश्न पूछ लिया। अब आप ये नहीं कहोगे सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस था। 10th क्लास में 3 प्रकार की संधियां थी, और संधि भी स्वर संधि का पहला ही भेद पूछा है। गद्यांश में प्रयुक्त स्वधर्मानुसार शब्द में कौन सी संधि है? अगर अलग अलग करें, स्व धर्म, यहां पर तो संधि नहीं होगी, फिर यहां पर होगी अनुसार, और धर्म का अ और अनुसार का अ मिलकर के क्या बना? आ बना। स्वधर्मानुसार। जब 2 समान स्वर मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं तो वहां पर कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि। यहाँ पर मृत्यु की स्थिति आपने लिखा है। फिर देखो अगला प्रश्न है, कौन सा मनुष्य दूसरों को भी प्रिय हो जाता है? आपको पलट के देखने की जरूरत नहीं पैराग्राफ को, इतना छोटा पैराग्राफ दे दिया। वह व्यक्ति दूसरों को प्रिय हो जाता है कौन सा? जो निस्वार्थ भाव से व्यवहार नहीं करता वो तो प्रिय हो ही नहीं सकता। जिसका स्वभाव सहृदयता के प्रतिकूल हो, जो दूसरों के प्रति इमोशंस अपने अंतर्मन में नहीं रखता, वो कहां से प्रिय होगा? जो स्वयं से मित्रता करता है गद्यांश के अनुसार, वही व्यक्ति दूसरों को प्रिय हो जाता है। और स्वयं से मित्रता करने वाला कभी कर्महीन नहीं हो सकता, क्योंकि कर्महीन व्यक्ति तो खुद का भी शत्रु है। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो हम कह सकते हैं कर्म ही धर्म है ना। और उसके अलावा कर्तव्य निष्ठ व्यक्ति,
कर्तव्य परायणता, ये सब बातें यहाँ पर हो सकती है। और मनुष्य को क्या करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, क्या करने की, कर्म करने की। देखो आप एक बार यहाँ पर एक बार और, क्योंकि ये अनसीन है, इसमें दिया हुआ है कि मनुष्य को स्वतंत्रता होनी चाहिए, ये स्वधर्मानुसार कर्म का चयन करने में स्वतंत्रता होनी चाहिए, मतलब उसको अपने धर्म के अनुसार कर्तव्य कर्म करने चाहिए, इसकी स्वतंत्रता उसे हो। स्वधर्मानुसार कर्म के चयन की स्वतंत्रता उसे होनी चाहिए। और मनुष्य की स्वयं से मित्रता निभाने की क्या कसौटी है, मतलब क्या होगा, स्वयं से मित्रता निभाने वाला जो व्यक्ति है उसे सभी लोग पसंद करते हैं, और स्वयं से मित्रता निभाने वाला वही होगा जो अपने कर्मों पर ध्यान देता है ना। अपने कर्मों पर ध्यान देने वाला या कर्मशील व्यक्ति ही स्वयं से मित्रता निभाने वाला माना जाएगा। सेकंड वाला मत ले लेना, ये मत कहना कि जो स्वयं से मित्रता निभाता है वो सबका प्रिय होता है। स्वयं से मित्रता निभाने वाला किसे कहा जाए, जो अपने कर्म के प्रति समर्पित हो, जो कर्म करता आया हो। तो ये थे अपने वो भाग जो अपने वश में नहीं थे, कहीं से भी आ सकता है। अनसीन का मतलब आपके पाठ्यक्रम के बाहर का कुछ भी हो, उसके लेवल से बड़ा या छोटा हो सकता है। तो अब यहाँ से बहुत आसान और छोटे प्रश्न, अभी तक एक एक नंबर वाले प्रश्न चल रहे हैं। ये अति लघुत्तरात्मक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो 20 शब्दों की सीमा है। एक तो आजकल बच्चे भी बड़े उसमें अलग अलग चीजों में बंधे हुए रहते हैं। वैसे सीमा का मतलब होता है दायरा, और इस दायरे के बाहर नहीं निकलना, भीतर ही रहना है। पर कई बार एग्जामिनर उससे ये अपेक्षा कर जाता है कि यार कम से कम इतना तो लिखे। अरे भाई दायरे में है, बाहर नहीं जाना, पर बाहर जाने वाले को सही माना जाता है कई बार। फिर भी यहाँ देखो, जितना पूछा है वही जवाब दो, फालतू बातें लिखने के नंबर नहीं होते। बच्चों को छतों के खतरनाक किनारों से गिरने से कौन बचाता है? उन्हें छतों के खतरनाक किनारों से गिरने से बचाता है उनके रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। रोमांचित शरीर का संगीत, उनके अंदर का जो रोमांच है वह उनको इतना प्रेरित करता है कि वह मजबूती के साथ आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार जैसे जीवन में यदि रोमांच है तो दुनिया की कोई ताकत, कोई बाधा आपको नहीं रोक सकती। हंसते खेलते हुए आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट, बिल्कुल एक एक बात को समझना है। कैमरे में बंद अपाइज कविता में साक्षात्कारकर्ता कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए क्या करना चाहता है? वह एक अपाइज की संवेदनाओं के साथ खेलता हुआ अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए व्यावसायिक हो जाता है और उसकी संवेदनाओं को अपनी पूंजी समझ बैठता है। उस अपाइज की संवेदनाओं के साथ खिलवाड़ करके अपना व्यापार बढ़ाना चाहता है। समझ में आ रही है बातें? नेक्स्ट है, बाजार का जादू किस राह से काम करता है? अब इससे सरल भी क्या होगा, जादू तो आंखों की राह से ही काम करेगा। बाजार का जादू आंखों की राह काम करता है, क्योंकि कानों से जादू नहीं होगा, मुंह से नहीं होगा, आंखों से ही दिखेगा। और बाजार का जादू मतलब बाजार का आकर्षण। ये बाजार का आकर्षण आपकी क्लियर लाइन दी हुई है कि बाजार का जादू आंखों की राह काम करता है। चलो इसमें से देखते हैं, चेक करते हैं। वैसे बहुत आसान सी बातें थी। अब पहलवान की ढोलक, बड़े उत्तरों को देखना, इट इज छपे यहाँ। पहलवान की ढोलक पाठ में नए राजकुमार के राज्य प्रबंधन अपने हाथ में लेने पर दंगल का स्थान किस खेल ने ले लिया? पहलवान को स्पष्ट जवाब मिल गया। राजा साहब की मृत्यु के बाद राजा का पुत्र अर्थात राजकुमार जब विदेश से आया तो दोनों पहलवान बेटों और खुद लुट्टन पहलवान का खर्चा सुन करके उसकी आंखें फटी रह गई। उसने पहलवान को गेट आउट कर दिया, दरबार से निकाल दिया। और दंगल का स्थान किसने ले लिया? घोड़े की रेस ने ले लिया। अब घोड़े की रेस होने लगी क्योंकि समय बदलने के साथ पुराने खेलों को भी अप्रासंगिक कर दिया जाता है। जो इस पाठ की मूल संवेदना है, फणीश्वर नाथ रेणु,
इसी बात को लेकर के ये कहानी लिखते हैं। क्या कला व्यवस्था की मुखापेक्षी है कि सत्ता और व्यवस्था बदल जाए तो कला का मूल्य परिवर्तित हो जाता है। जिसको गोल्ड मेडल मिलता है बाद में वो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाए। ये स्थितियां आज के संदर्भ में भी प्रासंगिक है। तो दंगल का स्थान घोड़े की रेस ने ले लिया। लड़कों के मन में कौन से गुरुजी की दहशत बैठी हुई थी। अब यहाँ पर कुछ बच्चों ने कहा सर हमने तो एआई पे देखा था। अरे कौन सा एआई, उस पे भी आप और हम लोग जो डालते हैं वह केवल सर्च करता है, रणन वरे नहीं है। मंत्री नामक पाठ मास्टर कक्षा में पढ़ाने आए, लाइनें बता दो एज इट इज। मंत्री नामक अध्यापक जो गणित पढ़ाते थे वह प्राय छड़ी का उपयोग नहीं करते थे, पर गर्दन पकड़कर पीठ पर एक ऐसा घूंसा लगाते थे कि एक हुक निकल आती थी। बच्चा परेशान हो जाता था। उनकी दहशत बैठी हुई थी। लाइन मिली हुई है, चेक कर लेना। मंत्री नामक मास्टर जो गणित पढ़ाते थे, है ना। लड़कों के मन में उन गुरुजी की दहशत बैठी हुई थी। लाइन ऐसी की ऐसी। यशोधर बाबू की पत्नी के चचेरे भाई का क्या नाम था। गिरीश, उधर बताया था ऑब्जेक्टिव में। यशोधर बाबू की पत्नी के चचेरे भाई का नाम, यानी यशोधर बाबू का साला, जो इन्हें समहाव ओछेपन का धनी मालूम होता था, भयंकर ओछाट मालूम होता था, क्योंकि वो मानते थे कि इसी ने मेरे बेटे भूषण को बिगाड़ दिया है। तो पत्नी चिढ़ती थी कि जिंदगी बना दी तुम्हारी सेकंड क्लास बीए बेटे की, और कहते हो बिगाड़ दिया है। सारी बातें आपको याद आ रही होगी। आपके पास दूसरी कक्षा पढ़ने का भी आपको समय चाहिए, ज्यादा समय नहीं लेते हुए बढ़ते हैं आगे। अब 40 शब्दों में उत्तर देने वाले। 4 लाइनें पर्याप्त है, 4.5 कर दो, 5 कर दो, 6 कर दो, ज्यादा आगे नहीं बढ़ना, समय बेकार नहीं करना, निबंध बड़ा लिखना है। जनसंचार के मुद्रित माध्यम का संक्षिप्त विवरण, मतलब जनसंचार के मुद्रित माध्यम के इर्द गिर्द ही आपको बात करनी है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट न्यू मीडिया की बात नहीं करनी है। तो जनसंचार का जो मुद्रित माध्यम है, अब इन विशेषताओं को आप पॉइंट स्टाइल में लिख सकते हो। जनसंचार का मुद्रित माध्यम, एक तो सबसे पुराना और आधुनिक माध्यम है। दूसरा, छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है। फिर ये जनसंचार का दृश्य माध्यम है ना। उसके अलावा भारत का पहला छापाखाना 1556 गोवा में स्थापित हुआ, उससे जुड़ा हुआ है चाहो तो। और प्रिंट की बात, जर्मनी के गुटेनबर्ग में छापे खाने का आविष्कार हुआ। ये बातें तो बढ़ाई जा सकती है, लेकिन मुख्य बात है केवल मुद्रित माध्यम जो है प्रिंट मीडिया, इसका संक्षिप्त परिचय देना है। इसके अंदर समाचार पत्र और पत्रिकाएं आती है। ठीक है, बीट रिपोर्टिंग क्या है स्पष्ट कीजिए। अब मैं आपको बताता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, तीनों सीरियल से ही है, चेक कर सकते हो आप। कौन सा है ये? माइनर पेपर के दूसरे का 5वां है, जनसंचार के मुद्रित माध्यम का संक्षिप्त विवरण। सेम ही आ गया, मुद्रित माध्यम का संक्षिप्त विवरण। उसके बाद बीट रिपोर्टिंग क्या है स्पष्ट कीजिए। बीट रिपोर्टिंग क्या है स्पष्ट कीजिए। इसमें से भी वही दिया हुआ है। तो ये है 7वां वाला, यहां पर माइनर फर्स्ट का 13वां है बीट रिपोर्टिंग। चलो मैं आपको उत्तर बता देता हूं। बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग पे बहुत बात हुई थी। ये अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग डेस्क होती है, जैसे खेल पत्रकारिता, वाणिज्य पत्रकारिता, व्यापार और वाणिज्य एक ही हो जाता है, राजनीतिक पत्रकारिता, जो भी अलग अलग पत्रकारिताएं हैं। क्योंकि एक कॉमन व्यक्ति, एक कॉमन पत्रकार सभी विषयों का विशेषज्ञ नहीं होता, इसलिए किसी विशेष क्षेत्र में या उसकी शब्दावली को जानने वाला जब कोई पत्रकारिता करता है तो वो बीट रिपोर्टिंग कहलाती है। लेकिन इस बीट रिपोर्टिंग का ही एक इसके पैरेलल ही है, पर वो थोड़ा सा इससे गंभीर है, वो है विशेषीकृत रिपोर्टिंग। जब उसमें खबर का संश्लेषण विश्लेषण किया जाता है तो वो विशेषीकृत रिपोर्टिंग हो जाती है, बीट का ही भाई ये दूसरा। आगे बढ़ते हैं, रेडियो नाटक के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर माइनर 2 का छठा क्वेश्चन, माइनर 2 के छठे में रेडियो नाटक के बारे में बात वहां पर भी की गई है। रेडियो नाटक क्या होता है? देखो, कहानी को नाटक बनाने के लिए
कहानी को नाटक में बदलने के लिए पहले पटकथा बनाई जाती है, पर ये एक सामान्य पटकथा अलग होती है, रेडियो की पटकथा अलग होती है, क्योंकि रेडियो में दृश्य दिखाई नहीं देते। तो इसके बारे में टिप्पणी करनी है, क्या क्या चीजें इसमें होनी चाहिए। इस पटकथा को संवाद में बदला जाता है और ज्यादा इसमें कैरेक्टर नहीं होने चाहिए, ज्यादा पात्र नहीं होने चाहिए, वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए और साफ सुथरा संवाद होना चाहिए, ताकि लोगों को पता लग जाए ये रेडियो नाटक होता है, मतलब रेडियो पर केवल सुना ही जा सकता है। इसलिए पात्रों की आवाज भी कुछ ऐसी हो कि सुनते ही लग जाए कि ये रावण है और ये राम है। ये उसमें आप अपनी तरफ से समझा सकते हो बातों को। आगे बढ़ते हैं। लुट्टन पहलवान ने अपनी मृत्यु के संबंध में क्या कहा था। देखा जाए तो इस प्रश्न को ये इतना बड़ा भी करने की जरूरत नहीं थी, मतलब 40 शब्द उसने दे दिए इसलिए बढ़ा सकते हैं, वरना इतनी जरूरत नहीं थी। लुट्टन पहलवान ने कहा था कि मैं जब मर जाऊं तो मुझे चिता पर चित मत करना, क्योंकि मैं जिंदगी में कभी चित नहीं हुआ हूं, और चिता सुलगाते वक्त ढोल बजा देना। ये कह करके और उसका शिष्य रोने लगा था, उसका गला रुंध गया था। मतलब लुट्टन पहलवान ये कहता था अपनी मौत के बारे में कि जब मर जाऊं तो मुझे चिता पर उल्टा लेटाना, सीधा मत लेटाना, क्योंकि मैं जीवन में कभी चित नहीं हुआ हूं। और दूसरा कहा था कि चिता सुलगाने के वक्त ढोल बजा देना। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट, देख आईने में चांद उतर आया, इस पंक्ति का प्रतीकार्थ। अब प्रतीकार्थ समझोगे ये पंक्ति क्या कहना चाहती है, कहाँ का है। फिर आप गोरखपुरी की रूबाइयों का है। बच्चा चांद लेने की जिद करता है, बालक तो है चांद पे ललचाया है, और माँ हाथ में आईना देकर के क्या कहती है कि देख आईने में चांद उतर आया है, क्योंकि माँ के लिए उसका बेटा भी किसी चांद से कम नहीं है। माँ ने अपने उस प्यारे बच्चे के लिए चांद शब्द का प्रयोग किया है। आगे है, जूझ कहानी के अनुसार ईख की अच्छी कीमत कब मिल जाती थी। आपको पता है जूझ कहानी के लेखक आनंद यादव का कहना है कि मेरे पिताजी हमारे यहाँ ईख पेरने का कोल्हू दूसरे खेत वालों से पहले चलाते थे। क्यों? क्योंकि बाद में तो अच्छी खासी ईख जब चारों तरफ पेली जाती है तो उस समय बाजार में फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास गुड़ की बहुतायत हो जाती है। इसलिए पहले जल्दी ही अगर गुड़ आ जाएगा तो उस गुड़ की अच्छी खासी कीमत मिल जाएगी। जबकि दूसरे किसान, ये लिखना नहीं है, दूसरे किसान ये सोचते थे कि अगर गन्ने की फसल खेत में कुछ ज्यादा दिन खड़ी रही तो रस गाढ़ा हो जाएगा, गुड़ ज्यादा निकलेगा। लेकिन लेखक के पिता की सोच ये थी कि ईख की अच्छी खासी कीमत कब मिलेगी, जब अच्छे गुड़ के आने से पहले ही अपना गुड़ बाजार में चला जाए। यशोधर बाबू को उनके बेटे ने क्या गिफ्ट दिया था। एक ऊनी ड्रेसिंग गाउन दिया था। और ये ऊनी ड्रेसिंग गाउन क्यों दिया था, क्यों भी है, क्या दिया और क्यों दिया। अगर आपने एक ही लिखा है तो 1 नंबर आएगा। क्या दिया, ऊनी ड्रेसिंग गाउन, और इसलिए दिया कि वह सुबह जब दूध लेने जाते हैं तो फटा हुआ पुलोवर पहन के जाते हैं, तो बच्चे को शर्म आती है कि मेरे पापा मतलब फटा हुआ पुलोवर पहन के जाए। यहाँ यही तो विसंगतियां इस पाठ में बताई गई है। सिल्वर वेडिंग की मुख्य अवधारणा भी यही है। अब यहाँ पर हम बात करें, ये कुंवर नारायण का साहित्यिक परिचय लिखिए, ये वाला, और दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय। हालांकि हमारे पेपर में हिंदी 2 माइनर 2 के 14वें प्रश्न में हजारी प्रसाद द्विवेदी का परिचय था, पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के परिचय से अगर आपको ज्यादा दिक्कत है क्योंकि थोड़ा बड़ा है, तो यहां से कुंवर नारायण वाला ज्यादा इजी पड़ता है। 1927 यूपी में जन्म, 2017 में निधन। आत्मजयी काव्य संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार, आकारों के आसपास कहानी संग्रह, चक्रव्यूह, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये काव्य संग्रह है। कबीर सम्मान, कुमार आसान सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला। आत्मजयी काव्य संग्रह पर ज्ञानपीठ मिला। उसके अलावा
कुंवर नारायण को नागर संवेदना का कवि भी कहा जाता है, ये बात भी लिख सकते हो। अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरे सप्तक में इनकी कविताएं आई, ये बात भी लिख सकते हो। अगर विशेष में लिखते जाओ एक पेज भर दोगे, जबकि यहाँ तो 60 से 80 शब्द ही पूछे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 से 87। और फिर एक सबसे बड़ी बात यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की कि इन्होंने क्या है कि ऐसे ग्रंथ ज्यादा लिखे हैं, ये कवि नहीं थे, लेखक नहीं थे, ये तो बहुत बड़े आचार्य थे। इन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, और उद्भव और विकास, तीन तो हिंदी साहित्य के ग्रंथ ही लिख दिए, है ना। अनाम दास का पोथा, ये मतलब इनके जो संस्मरण है, नाटक है, निबंध है, अगर उनकी बात करें तो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए ज्यादा सरल है कुंवर नारायण की बात, इसमें से आसानी से आपके समझ में भी आ जाएगी। इनका बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुए। आगे बढ़ते हैं। छोटा मेरा खेत कविता काव्य रचना और कृषि कर्म की प्रभावी तुलना करती है, कथन की समीक्षा कीजिए। ये पाठ तो हमने किताब से ही नहीं पढ़ा, ये पाठ तो हमने डायरेक्ट बोर्ड पे सोल्व कर लिया था। एक तरफ तो कागज का एक पन्ना है और एक तरफ खेत है। छोटा मेरा खेत चौकोना कागज का एक पन्ना, क्या ये वाला उत्तर आपके पास है? हाँ, एक प्रश्न में आया था कि कवि ने कागज की तुलना खेत से क्यों की गई है, ये प्रश्न भी बना था पेपर में, किसी में था। और इसमें जो दूसरा दिया है उषा कविता वाला, ये तो आपके माइनर 2 का 12वां था, ये वाला उषा कविता का। तो इसकी बात करें तो छोटा मेरा खेत कविता काव्य रचना और कृषि कर्म, इन दोनों की तुलना करती है। अब देखो, कोई अंधड़ कहीं से आया, आंधी आई, यहाँ पर भावनात्मक आंधी आई, है ना, क्षण का बीज वहां बोया गया, 1 सेकंड में भावनात्मक आंधी से कविता का बीज विचार आया। उसके बाद पुष्पित पल्लवित होने लगा, यहाँ पर पौधा बन रहा है, इधर कविता बन रही है। फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसमें फल लगने लगे, यहाँ पर भी कविता तैयार हो गई। लेकिन अंत में एक अंतर है इन दोनों में कि ये जो खेत में उगी हुई फसल तो काटते ही समाप्त हो जाएगी, लेकिन रस का अक्षय पात्र सदा का छोटा मेरा खेत चौकोना, मतलब इसलिए तो अक्षय पात्र की तरह है, जिसकी रस भरी जो गंध है, जिसकी जो आनंद देने की जो कला है, वो कभी समाप्त नहीं होती। इसके बाद उषा कविता की भी बात करें तो प्राकृतिक सौंदर्य की विवेचना है। उषा कविता में क्या था, प्रात नभ था बहुत नीला, शंख जैसा भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो, और स्लेट पर या लाल कड़िया चाक मल दी हो किसी ने। और ये सारी चीजें इसमें दिया है। तो इसमें प्राकृतिक सौंदर्य कैसे आया, प्रातः काल के आकाश को सबसे पहले तो शंख जैसा नीला बताया, फिर उसके बाद में हल्की हल्की रक्तिम वहां पर रेखाएं आने लग जाती है ना। तो ये बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से धुल गई हो, फिर स्लेट पर किसी ने जैसे लाल खड़िया चाक मल दी हो, फिर नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, जैसे नीले जल में किसी की गोरी काया हिल रही हो। पर आपको केवल प्राकृतिक सौंदर्य की बात करनी है। उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील दृश्य चित्र है, तो ये भी आप आराम से लिख सकते हो, और ये उससे ही संबंधित है, इसको अलग तरह से वहां दिया था। तो बातें लगभग रिलेटेड है, अंतर हल्का सा है, बस प्राकृतिक सौंदर्य बताना है। वैज्ञानिक तर्क पर लोक मान्यताएं हावी रहती है। काले मेघा पानी दे पाठ के आलोक में कथन की समीक्षा कीजिए। बच्चों, ये तो था ऑनलाइन का मामला। ऑफलाइन में परसों जो 2 घंटे की मैराथन हुई, हमारे हिंदी के विद्वानों द्वारा जो बताया गया, उनमें अब उसका प्रूफ नहीं है। कई चीजें बच्चों के पास जिंदा रहती है। वो बच्चे बड़े आनंद में आए कि सर ये तो उस बात में जो बताया वो सब कुछ क्लियर हो गया। ये क्लियर बताया था क्योंकि वैज्ञानिक तर्क यदि LHS बराबर RHS साबित नहीं कर पाए आप, तो आप सही होते हुए भी गलत हो जाओगे। आपको प्रूफ देना है, लेकिन जो लोक मान्यताएं है ना, उनमें सबूत नहीं,
क्या चलता है? विश्वास। विज्ञान तर्कों पर चलता है तो हमारा धर्म, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी मान्यता है। यहाँ पर वैज्ञानिक तर्कों से युक्त तो कौन थे? लेखक धर्मवीर भारती और ये थी जीजी, है ना। लेखक और जीजी के बीच यही तो बना रहा। लेकिन काले मेघा पानी देखे आलोक में ये कथन बहुत आसान है कि एक तरफ वैज्ञानिक तर्क का प्रतिनिधित्व करने वाला लेखक है जो ये मानता था कि इंद्रसेना पर, जिसको वो मेढक मंडली कहता था, पानी डाला जाना पानी की निर्मम बर्बादी है, अशिक्षा के कारण हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जीजी विश्वासों पर जिंदा थी, उसने लोक मान्यताओं का पक्ष लिया। उसने कहा कि हम जो पानी का दान देते हैं तो इंद्र देवता हमें पानी देते हैं। तो ऐसी बातें, पर यहाँ पर मुख्य बात ये आएगी कि यहाँ पर सबूत मांगा जाता है जबकि ये विश्वास पर चलती है। इसलिए वैज्ञानिक तर्कों पर लोक मान्यताएं हावी रहती है। वैज्ञानिक तर्क फेल हो सकते हैं क्योंकि सबूत नहीं मिला तो क्या करोगे? सच्चाई को भी सबूत देना पड़ता है विज्ञान में, जबकि लोक मान्यताएं किस पर चलती है? विश्वास पर चलती है। अंबेडकर की कल्पना के आदर्श समाज का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ प्रश्न अगर बड़े हैं तो इनको आपको अच्छे से बड़ा करके समझा कर लिखना पड़ेगा। लिखना संभव भी होता तब भी मैं नहीं लिखता, क्योंकि कल परसों आपको कोई और पेपर देना है, बातों को समझना है, आपको ये देखना है कि मेरा पेपर सही तो रहा। अंबेडकर की कल्पना के आदर्श समाज का स्वरूप, तो उन्होंने कहा कि मेरी कल्पना के आदर्श समाज के अंदर स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, उन्होंने भ्रातृता लिखा। इन तीनों चीजों के आधार पर एक अच्छा समाज बन सकता है। आप इन तीनों को विश्लेषित कर दो, क्योंकि अगर व्यक्ति को अपना कार्य चुनाव करने की स्वतंत्रता नहीं है तो ये तो गुलामी हुई, और जहाँ स्वतंत्रता नहीं है आदर्श समाज की कल्पना भी नहीं हो सकती। फिर सभी इंसान समान होते हैं क्या? नहीं होते। लेकिन ये एक नियामक सिद्धांत है। और भाईचारा, भाईचारे में क्या आपत्ति हो सकती है? सभी इंसान एक जैसे। यहाँ पर कहीं लोकतंत्र की बात भी की है कि गुलामी केवल कानूनी पराधीनता को नहीं कहा जा सकता। जब कई लोगों को अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशा अपनाना पड़ता है, जबरदस्ती किसी के द्वारा थोपा जाता है कि तू इस जाति का है तो यही काम कर, तो क्या ये सही है? इस पर बात की जा सकती है। बहुत अच्छे से हम लिख सकते हैं। इनमें एक प्रश्न ऐसा नहीं है जिन प्रश्नों को हम कहीं ना कहीं। और एक बात और बता दूं कि ये जो अभी 15वां प्रश्न था, इस 15वें प्रश्न का ये समावेश अंबेडकर की कल्पना के आदर्श समाज का स्वरूप स्पष्ट कीजिए, ये वाला प्रश्न भी माइनर पेपर सेकंड के चौथे का दूसरा था, है ना। क्या क्या तत्व इसमें होने चाहिए। और ये 16वां जो है ये माइनर का 12वां था। 16वां माइनर का 12वां एज इट इज था कि सिल्वर वेडिंग पार्ट पीढ़ी अंतराल की समस्याओं का ज्वलंत चित्र प्रस्तुत करता है। उक्त कथन की समीक्षा कीजिए। कैसे? क्योंकि पीढ़ियों के अंतराल के कारण एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी की विचारधारा में अंतर पैदा हो जाता है। यशोधर बाबू अपने बच्चों और उन बच्चों की तरफदारी करने के चक्कर में पत्नी का भी वैसा हो जाना, उनको संभाल नहीं पा रहे थे। तो देखो दो बातें, या तो आप ठीक हो जाओ वरना बच्चे आपको ठीक कर देंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है। समयानुसार हमें भी अपनी विचारधारा बदलनी चाहिए। पीढ़ियों के अंतराल की समस्या एक आज की भी ज्वलंत समस्या है। कई बार हम अपनी विचारधाराओं और अपने आदर्शों से जरा सा भी नहीं दिखते और परेशानियों में फंस जाते हैं, क्योंकि बच्चे अब बड़े पैदा हो रहे हैं। अब बच्चे बाप होने लगे, इसलिए पिता को डैड बनना पड़ रहा है। कुल मिलाकर बात यह है कि पीढ़ियों के अंतराल को स्वीकार करते हुए हमें स्वयं को भी परिवर्तित करना होगा और बच्चों को भी मर्यादा में रहना होगा। इस बात को विवेचित करती है सिल्वर वेडिंग कहानी मनोहर श्याम जोशी की। फिर है मोहनजोदड़ो सभ्यता की विशेषताओं का चित्रण कीजिए। मोहनजोदड़ो की विशेषताएं यदि देखो तो वहां पर आप ग्रिड प्लान की बात कर सकते हो, वहां की जल संचय व्यवस्था की बात कर सकते हो, वहां पर कुंड मिले, वहां पर
कहीं पर भी तालाब जैसी चीज नहीं मिली। वहां पर 700 के लगभग कुएं अकेले मौजूदड़ों में पाए गए। ग्रीन प्लान का मतलब था वहां की जो नगर नियोजन था वो इस प्रकार का था कि कोई भी सड़क जो है अलग अलग सीधी या तिरछी थी, है ना। उनके घरों की बनावटें कैसी थी, वहां पर कोई बड़ा घर था जो मुखिया का घर था, वो बातें, इस पे तो आप निबंध लिख सकते हो। बहुत सारी विशेषताएं हैं। वहां पर कला या सुरुचि का महत्व ज्यादा था। बहुत बड़े बड़े औजार वहां पर नहीं मिले, हथियार नहीं मिले, बड़े महल नहीं मिले, बड़े मंदिर नहीं मिले। आज के संदर्भों में वो लो प्रोफाइल सभ्यता थी, लघुता में महत्ता को सिद्ध करने वाली सभ्यता थी। बहुत अच्छा, इस पर भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें, रेखांकित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। अब आप खुद कर सकते हो, लेकिन संदर्भ और प्रसंग की जो बात बताई, यदि 4 नंबर का आ रहा है, पहले 6 का आता था, तो ये इसको हम इस तरह से तो बदले ही सही, 1/2 + 3 + 1/2, क्योंकि ये संदर्भ और प्रसंग, ये विशेष और ये व्याख्या, है ना। जब वो कोयले की मोटी रेखा अपने साम्राज्य में निश्चित करके चौके पर प्रतिष्ठित हुई, कौन से पाठ की बात है? प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के भक्ति नामक संस्मरणात्मक रेखा चित्र से लिया गया है, जिसमें महादेवी वर्मा ने अपनी सेविका भक्ति की के बारे में बताया है। ये हो गया आपके संदर्भ और प्रसंग दोनों ही। तो ये वही है जब उसने जल के छींटों से पवित्र करके मेरी मोटी धोती व साड़ी पहनी, और ये सब चीजें। उसके अलावा जब वो खाना बनाने गई तो कोयले की मोटी रेखा से साम्राज्य में प्रतिष्ठित हुई, तब मैंने समझ लिया कि इस सेवक का साथ टेढ़ी खीर है, बहुत मुश्किल है, इसके साथ कैसे बनेगी अपनी। ये तो परंपरावादी है, पुरानी विचारधाराओं की है। मैं बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूँ मित्रों। अपने भोजन के संबंध में नितांत वीतराग होने पर भी मैं बिल्कुल ही वीतराग मतलब आसक्ति रहित, भोजन से मुझे कोई ज्यादा लगाव नहीं है। उसके बावजूद भी मैं मेरे परिवार में प्रख्यात हूँ, मैं बहुत अच्छा भोजन बना लेती हूँ, और कोई भी पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी किए बिना नहीं रह सकता, कमियां निकाले बिना नहीं रह सकता, वो भी पाक कुशल, और फिर वो भी महिला नहीं रह सकती। पर जब छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरना स्मरण हो आया, और भक्त इनकी शंका कुल दृष्टि में निषेध का अनुभव किया, तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष से खींची हुई रेखा के सामने दुर्लंघ्य उठी। उसने जो लाइन खींची थी ना, वो मेरे लिए लक्ष्मण रेखा से भी ज्यादा खतरनाक हो गई। मैं उस रेखा को पार करके उधर नहीं जा पाई, क्योंकि मुझे लगा अगर मैं ऐसा करूंगी तो ये भूखी रह जाएगी, खाना ही नहीं खाएगी। ये सारी बातें विशेष में हम लिख सकते हैं कि तत्सम शब्दावली के साथ तद्भव शब्दों का भी प्रयोग है, जैसे छूत शब्द, इस तरह के, और सरल और सहज भाषा का प्रयोग है। यहाँ पर दुर्लंघ्य शब्द में दुरुपसर्ग है। ऐसी बहुत सारी ग्रामेटिकल चीजें हम विशेष में लिख सकते हो, पर 2 से 3 पॉइंट पर्याप्त है। इसकी बात कर रहा हूं, ये उसमें जो मैराथन, वो भी 2 घंटे, पौने 2 घंटे की जो हुई थी, उसमें ये एज इट इज आया और उसमें बताया गया। और दूसरा एक और बताऊं, ये हिंदी के माइनर पेपर का 16वां क्वेश्चन है। ये इन बातों को आज 50 से ज्यादा बरस होने को आए, पर जो कि त्यों मन पर दर्ज है। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती है। हम आज देश के लिए करते क्या है, लेकिन मांगे हर क्षेत्र में बड़ी हो रही है, और त्याग का कोई नामो निशान नहीं है। काले मेघा पानी दे, प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के धर्मवीर भारती द्वारा संस्मरण काले मेघा पानी दे से लिया गया है, जिसमें भ्रष्टाचार के बारे में बताया गया है। हम अपने कर्तव्यों को, अपने अधिकारों से नीचा स्थान दे रहे हैं, उसकी बात की गई है। व्याख्या भी ऐसे, लेखक को 50 साल से ज्यादा इन बातों को हो गया, क्योंकि अपनी किशोरावस्था का संस्मरण उसने बताया। और कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में बातें मन को कचोट जाती है। हम करते तो कुछ भी है देश के लिए, पर मांग बड़ी रखते हैं, साहब नेताओं ने ये नहीं किया, उन्होंने ये नहीं किया, अरे हमने क्या किया। और मांगे तो बड़ी हो रही है, त्याग कोई करना नहीं चाहता। स्वार्थ आज व्यक्ति का लक्ष्य रह गया। हम इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें तो बहुत करते हैं, पर खुद भी तो कहीं ना कहीं उस भ्रष्टाचार के अंगों रहे। क्या हम
हेलमेट का चालान बनाते वक्त पुलिस वाले को 100 रुपए देना पसंद नहीं करते। चालान मत बनाओ साहब, आप तो 100 रुपए रख लो। कहीं ना कहीं हम भी गलत हैं और हमने व्यवस्थाओं को मिटाने का काम किया है। अपने स्तर पे हम भी भ्रष्टाचारी हैं। काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है ना। मतलब सरकारी सहायता बहुत आती है पर गगरी फूटी और बेल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। ऐसा मैंने भी सुना है, मैं कोई मेरे अपने विचार नहीं है। कहते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कहा करते थे कि केंद्र से अगर 1 रुपया है तो यहाँ 15 पैसे रह जाते हैं, 85 पैसे उड़ जाते हैं। तो इसीलिए कहा लेखक ने कि गगरी फूटी और बेल प्यासे ही रह जाते हैं। जहां तक सहायता पहुंचनी चाहिए वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाती, बीच में गायब। तो आखिर कब बदलेगी ये स्थिति, ये चर्चा भी लेखक ने की है। आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो है सप्रसंग व्याख्या है। अब देखें, इसमें चेक करते हैं सप्रसंग व्याख्या में भी कहीं कोई पद्य में से आया। वैसे ये बुकलेट में से एजीटी चीजें थी, फिर भी यहाँ पर पहला वाला तो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला वाला बादल राग, जो अनामिका के 6 खंडों में प्रकाशित है, वही है ना। तो प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के निराला द्वारा लिखित बादल राग कविता से लिया गया है, जिसमें उन्होंने शोषक वर्ग का वर्णन किया है। शोषक और शोषित वर्ग की भूमिका समाज के सामने रखी है कि जब समाज में क्रांति आती है, बादल क्रांति का अग्रदूत है, जब समाज में क्रांति आती है तो अपनी अंगनाओं के अंगों से लिपटकर आतंक के मारे कांप रहे हैं वो लोग। कौन? जो शोषक वर्ग है, बड़े बड़े आदमी है। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन है, बताया। धनी कौन कांप रहे हैं? धनी वज्र के समान गर्जना लेकर के जब बादल आते हैं तो, और त्रस्त नयन मुख ढांप रहे, परेशान होकर अपनी आंखें और मुंह ढक लेते हैं। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। ये किसान जिसकी भुजाएं कमजोर हो गई, शरीर इसका जर्जरित हो गया, ये किसान तुझे बुला रहा है। किसे? ए विप्लव के वीर। विप्लव का वीर बादल को कहा गया है, क्रांति दूत को कहा गया है। चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार। सार तो इन शोषकों ने चूस लिया, इन बड़े बड़े आदमियों ने चूस लिया। अब तो वो हड्डियों का ढांचा बन करके रह गया। ए जीवन के पारावार, हे जीवन के समुद्र, अब तो उसका सब कुछ गायब है। अथवा में आया जो भी देखो आप, और ये भी सरल वाला दिया है। पहले वाला पार्ट इससे कठिन था, ये अब नॉर्मल है। इसमें ये प्रस्तुत पद्यावतरण गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित है ये। अब इसमें उन्होंने अपने भाई के प्रति आत्मीयता के बहुत सारे कोणों को पूरी तरह से अनावृत करते हुए कहा है कि तुम तो मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, वो अनुराग अब कहाँ है? सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठाओ न सुनि मम बच बिकलाई। वो प्रेम अब कहाँ गया? मेरे व्याकुलता पूर्ण वचनों को सुन करके तुम क्यों नहीं उठ रहे? जो जन त्यों बन बंधु बिछो, पितु वतन वचन मन त्यों नहीं हो। यदि मुझे पता होता कि वन जाने से भाई बिछुड़ जाएगा तो पिताजी के दूसरे वचन को नहीं मानता। राम को 14 वर्ष का वनवास, दूसरा वचन। सुत बित नारी भवन परिवारा, होई जाए जग बारह बारह। बार बार पढ़ाया गया ये कि पुत्र, धन, पत्नी, घर, परिवार, ये तो संसार में आते जाते रहते हैं, लेकिन अस विचार जिए जागम ताता। हे तात, ऐसा विचार मन में लेकर के तुम उठो, क्योंकि मिलई न जगत सहोदर भ्राता। इस संसार में धन दौलत, बेटा, पत्नी, घर, परिवार सब आते जाते रहते हैं, लेकिन सगा भाई संसार में नहीं मिलता। और जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनि करिबर करहीना। जैसे पंख के बिना पक्षी का कोई अस्तित्व नहीं है, बिल्कुल गरीब है। मणि के बिना सांप का कोई अस्तित्व नहीं है, और सूंड के बिना हाथी का कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसा ही मेरा जीवन हो जाएगा। असमम जीवन बंधु बिनु तोई। हे भाई, अगर तुम्हारे बिना मुझे जीना पड़ा तो मेरा जीवन भी ऐसा ही हो जाएगा। जो जड़ देव जियावे मोई।
यदि ये जड़ यानी निष्ठुर, देव मतलब भाग्य, यदि भाग्य मुझे जीवित रखता है तो। कहना ये चाहते हैं कि वैसे तो तुम्हारे बिना मैं बचूंगा नहीं, पर यदि तुम्हारे बिना ये भाग्य मुझे जीवित रखेगा तो इन्हीं की तरह, जैसे पंख के बिना पक्षी, मणि के बिना सांप और सूंड के बिना हाथी हो जाता है, ऐसा ही मेरा जीवन होगा। विशेष में कितना आसान है, अवधि भाषा का प्रयोग है, चौपाई छंद है, दो बातें तो यही हो जाती है। फिर उसके अलावा विभिन्न प्रकार के दृष्टांतों का प्रयोग करके समझाया गया है, ये भी हो सकता है। और उसके अलावा अलंकार भी आप देख सकते हो। क्या कहाँ पर देख सकते हो? अगर मिल रहा हो, कई बार क्या होता है, ये बन बंधु बिछो, यहाँ पर वृत्तेनुप्रास है, यहाँ से हो सकता है। तो कुल मिला करके 3-4 बातें पद्य में आराम से लिखी जा सकती है। फिर है, अब ये देखो, जिला खेल अधिकारी, एज इट इज उठा के देख लेना आप। राजस्थान द्वारा खेल सामग्री की आपूर्ति है तो निर्धारित प्रपत्र में एक निविदा तैयार कीजिए। ये वाली निविदा, ये मेजर का 19वां प्रश्न है, इसमें भी 19वां है। और कई बार हमने कहा निविदा विज्ञप्ति को पढ़ जाना, 5 में से 2 ही रह गई ना, 3 नहीं पढ़नी, निविदा आ गई। और टेंडर नोटिस है, निविदा का आपको प्रारूप बताया था, ऊपर ही ऊपर जिला पाली राजस्थान द्वारा खेल सामग्री की आपूर्ति के लिए निविदा, तो ऊपर राजस्थान सरकार, और यहाँ पर जो है, यहाँ जिला पाली राजस्थान खेल अधिकारी, तो यहाँ पर खेल विभाग जिला पाली ऊपर से स्टार्ट कर सकते हो, इधर पत्र क्रमांक और इधर दिनांक, बीच में निविदा क्रमांक, और पाली जिले के खेल अधिकारी द्वारा निम्नलिखित खेल सामग्री के लिए, है ना, मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। उसके लिए कब से फॉर्म भरना स्टार्ट है, कब लास्ट डेट है, कब निविदा खोलने का दिनांक क्या है, आप सामग्रियों का विवरण दे सकते थे। उसमें क्रम संख्या, वस्तु का नाम, अनुमानित लागत, धरोहर राशि, निविदा शुल्क, है ना, और उसके अलावा समयावधि, कितने समय तक, ये ऐसी टेबल बनाते, और फिर लास्ट में जो है जिसके द्वारा ये निविदा प्रेषित की जा रही थी उसका लिख देते। इतनी आसान निविदा है। और दूसरा, वैसे निविदा करना चाहिए। आयुक्त नगर निगम अलवर की तरफ से राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में रैली आयोजित करने हैं तो निर्धारित प्रपत्र में ज्ञापन बनाना है। तो देखा जाए तो ये वाला तो ऊपर वाला पूरा वैसा ही रहेगा, आयुक्त नगर निगम अलवर की ओर से। ऊपर ही आप राजस्थान सरकार लिख सकते हो, नगर निगम अलवर लिख सकते हो, पत्र क्रमांक, दिनांक लिख सकते हो। इसमें निविदा में और विज्ञप्ति में केवल बाद में क्रमांक आते हैं, अब यहाँ क्रमांक नहीं लिखना है। अब आपको यहाँ पर विषय लिखते हुए और आगे बढ़ना है। और फिर यहाँ पर एकता दिवस उपलक्ष्य में रैली आयोजित करने के लिए एक ज्ञापन तैयार करना है। तो नगर निगम आयुक्त नगर निगम अलवर जो है, एक यहाँ पर ज्ञापन ये निकाल रहा है कि राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में एक रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए वो चाहे तो अपने समकक्ष अधिकारी को ये बता सकता है, और भी तहसीलदारों को या दूसरे लोगों को, कि किस तरह से आप सबको व्यवस्थाएं करनी है, इसकी बात करनी है। नीचे जो है आयुक्त नगर निगम, बस नाम नहीं लिखना है क्योंकि नाम केवल अर्ध सरकारी पत्र में आएगा। अब अंतिम इसका बचता है जिस पर कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और हमारा समाज इससे लगभग मिलता हुआ हमने सोशल मीडिया पर दिया था, और इनमें कोई भी निबंध ऐसा नहीं है जो कोई बहुत दिक्कत देता हो। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और हमारा समाज, मैं तो ये कहता हूँ कि आपसे प्रारूप की मांग करता है एग्जामिनर, प्रस्तावना और उपसंहार, 2 बातें तो लिखनी ही है। पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और हमारा समाज, क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर रेडियो टीवी भी आता है और मोबाइल भी आता है, सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत है, जिसमें इंटरनेट भी आज वही भूमिका निभा रहा है। तो प्रस्तावना और नीचे उपसंहार के अलावा इसमें 3 पॉइंट 4 पॉइंट आप जितने चाहो जोड़ सकते हो, है ना। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो इसका पॉजिटिव वर्क है कि सकारात्मक भूमिका क्या निभा रहा है, नकारात्मक भूमिका क्या निभा रहा है, क्या ये
सरकारी संस्थानों के लिए भी कार्यरत है। क्या इसके कार्यरत होने से हमारे काम में आसानी हुई? क्या बिल्कुल हुई। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कारण हम कई जगह पे हमारे कामों को आसानी से कर पाते हैं। और भी कोई भी एक्स्ट्रा जोड़ना चाहो, निबंध है 3 पेज के लगभग का लिखना है। यदि 5 नंबर का है तो मेरे सपनों का भारत, ये आपको कहीं ना कहीं फैक्ट लिखने की जरूरत पड़ सकती है, पर आप इतना विचार कर लो कि आपकी सोच कैसी है, आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए, इस पे भी लिख सकते हो। पारंपरिक खेल जिनके अंदर खो खो, कबड्डी, है ना, कुश्ती, उसके अलावा सतुलिया वगैरह हमारे जो ट्रेडिशनल खेल है, उन खेलों को बढ़ावा देने के लिए आपके क्या क्या कर्तव्य है। सरकारी स्तर पर क्या प्रयास किए जा सकते हैं, प्राइवेट स्तर पर क्या प्रयास किए जा सकते हैं, समाज द्वारा क्या प्रयास किए जा सकते हैं, और हमारी परंपराओं को जीवित रखने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। हालांकि ये बहुत अच्छा है, जिसको आसानी से लिखा जा सकता है बच्चे द्वारा। और राजस्थान का समृद्ध बौद्धिक परिदृश्य है। आज बात आई थी कुछ समय के लिए कि राजस्थान में वो जो अरावली की स्थितियां थी, अरावली पर्वतमाला की, उसके लिए बातें उठी थी कि अरावली बचाओ वगैरह, इसलिए ये करंट मुद्दा था, इसलिए भौतिक परिदृश्य उसने दे दिया। अब राजस्थान वीरों की धरती, पर यहाँ राजस्थान वीरों की धरती की बात नहीं, केवल भौगोलिक भौतिक परिदृश्य, सॉरी, यहाँ पर भौतिक परिदृश्य की बात है। अब भौतिक परिदृश्य में आप ले सकते हो वहां के महलों को, वहां के किलों को, वहां की नदियों को, वहां के पहाड़ों को, और यहाँ की जो इस तरफ की जो जियोग्राफिकल सिचुएशन है, हमारे यहाँ की जो भौतिक स्थिति है, वह किस तरह से आगे बढ़ रही थी, लेकिन अरावली ने उनको रोका। किस तरह से यहाँ पर ये जो हाड़ौती का पठार है, यहाँ की स्थिति क्या है, ये भाग जो गुजरात से जुड़ा हुआ है, यहाँ की क्या स्थिति है। हम इस सारे भौतिक परिदृश्य पर चाहते तो बहुत कुछ लिख सकते हैं मित्रों। कई बातें ऐसी है जो पेपर में 100% क्लियर लिखने पर ही होती है, बताने पर, बोलने पर आप केवल सुन सकते हो पर चीजों को समझ नहीं सकते। आज का ये जो पेपर था, निश्चित रूप से इन पेपर्स में से आपको 70 से 80% तो एज मतलब बिल्कुल वैसी की वैसी, है ना, सेम टू सेम आपको मदद मिली जाती है। उसके अलावा जो बुकलेट केवल 75 पेज का लिखा हुआ मटेरियल यदि आपके लिए 100 नंबर की गारंटी बन सकता है, तो निश्चित रूप से ये निशान के लिए, आप सबके लिए, हमारे राष्ट्र के लिए एक खुशी की बात है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके हम अपना योगदान दे करके, और यदि राष्ट्र को आगे ले जाने का काम करते हैं, तो हम सबको गौरवान्वित होना चाहिए। तो इसी तरह लगातार आगे के पेपर्स के लिए भी हम बात करेंगे, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट के जो जानकार लोग हैं, वह पिछले पेपर्स को ध्यान में रखते हुए जो पेपर्स बनाते हैं, वह पेपर्स आपके लिए मददगार हो सकते हैं। फिर भी बार बार जैसा बताया जाए कि हम वादा करते हैं, दावा नहीं करते, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हम लोग पूरा पढ़ने का प्रयास करें, अच्छा पढ़ने का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से 100 नंबर लाना आपके लिए नामुमकिन नहीं है। थोड़ा आपको और थोड़ा हमें चलना पड़ेगा। हम सब मिलकर के चलें तो निश्चय ही हम बहुत कुछ, क्या सब कुछ कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं फिर कभी किसी दूसरे संदर्भ के साथ, दूसरे प्रसंग के साथ, किसी किताब के साथ, या कोई टेस्ट के पेपर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें और बढ़ते रहें, क्योंकि निशान है तो सफलता निश्चित है। धन्यवाद।